सनमार्ग प्रेजेंट्स क्राइम कथा। औरत तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये पंक्ति इस कहानी में बिल्कुल सटीक बैठती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इस कहानी में कौन सही है और कौन गलत। ये कहानी सुन आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। लेकिन इतना बता दूं कि ये कहानी ब्रिटिश राज की है, जब महिलाओं को समाज में उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था। एक स्त्री जिसका एक पराये मर्द से संबंध बन जाता है और उसका पति उसे काट देता है, लेकिन कानून की परिभाषा में वो पीड़ित स्त्री नहीं थी बल्कि वो पति था। अब इस कहानी का थोड़ा विस्तार से समझते हैं इस क्राइम कथा में। मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सनमार्ग का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस किस्से की शुरुआत होती है 1872-73 में। हुगली नदी के पास बने एक ब्रिटिश इतिहास का एक बड़ा सा पुराना बिल्डिंग बना हुआ है। बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े थे। लोग टिकट देकर अंदर जा रहे थे, लेकिन यह टिकट कोई सिनेमा हॉल या नाटक देखने के लिए नहीं था, बल्कि सेशंस कोर्ट के अंदर जाकर एक केस की सुनवाई देखने के लिए था। यह वही केस था जिसने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया था, जिसने ब्रिटिश सरकार के नाक में दम करके रख दिया था। इस केस के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपने नियम को भी ताक पर रख दिया था। इस केस को बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे विवादित केस माना जाता है। तकरीबन 150 साल पुराना मामला है ये, जिसे आज भी प्रासंगिक है। इस केस का आलम यह था कि इसकी सुनवाई को देखने के लिए लोग भारी संख्या में कोर्ट के बाहर जमा होने लगे थे। तब सरकार को भीड़ को नियंत्रित करना था, इसके लिए सरकार ने एक टिकट लगाने का दांव खेला। बावजूद इसके भीड़ नहीं रुकती है। एक नियम यह बनाया गया कि जो इंग्लिश जानेगा वही सिर्फ अंदर जाएगा, वही कोर्ट के अंदर जाके इस केस की सुनवाई को सुनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या था इस केस के अंदर। दरअसल इस केस का नाम था तारकेश्वर एलोकेसी केस, और यह कहानी थी प्यार, धोखे और हत्या की, जिसमें इल्जाम था पति पर क्योंकि उसने हत्या की थी, लेकिन कोर्ट के अंदर 2 मुजरिम खड़े थे। अब इस पर सस्पेंस बनता है। तो चलिए इस कहानी को और थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि क्या है पूरी कहानी। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित तारकेश्वर मंदिर का निर्माण राजा भारमल्ला द्वारा 1729 के करीब में की गई थी। इस केस की कहानी इसी मंदिर से जुड़ी हुई है। जब अंग्रेज यहाँ आए तब 1860 में इंडियन पेनल कोड लागू किया गया था। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 1857 की क्रांति के पीछे इसका मुख्य कारण था धर्म। क्योंकि तब अंग्रेजी हुकूमत के अंदर जो हिंदू सैनिक काम करते थे, उनके बीच अफवाह उड़ गई थी कि नए कारतूस जो आए हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। इस कारतूस को बंदूक में डालने से पहले मुंह से काटना पड़ता था, जिससे भारतीय सैनिक नाराज हो गए। वे ये कहने लगे कि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसी बात से नाराज होकर एक सैनिक मंगल पांडे, उसने विद्रोह शुरू कर दिया, जो बाद में 1857 की क्रांति का रूप ले लिया। जो इतिहास के स्टूडेंट हैं वो ये जानते होंगे कि मंगल पांडे कौन है। अगर मंगल पांडे की कहानी जाननी है तो हमारे आगे के वीडियो में भी हमने बता रखा है। इस क्रांति के बाद अंग्रेज समझ गए थे कि भारतीय समाज अपने धर्म में कोई बदलाव बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए 1860 में जब आईपीसी लागू हुआ तो धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को से दूर रखा गया। इस आईपीसी की धारा 497 के तहत ये कहा गया कि अगर कोई मर्द किसी दूसरी शादीशुदा औरत के साथ उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो पति की शिकायत पर इस मामले में उस पुरुष पर अडल्ट्री कानून के तहत आरोप लगाकर मुकदमा चलाया जा सकता था। अब इसी कानून की हम बात करें तो यही कानून 1873 में हुए तारकेश्वर स्कैंडल में एक नई बहस को जन्म दे देता है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है एलोकेसी नाम की छोटी सी लड़की से, क्योंकि तब भारतीय समाज में लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी।
तब के लोग ये सोचते थे कि किसी बच्ची की माहवारी या पीरियड होने लगे तो उसकी शादी कर देनी चाहिए, वो एक्चुअली बड़ी हो गई है। उस दौर में उस समाज में यही सोच था और यही शादी का रिवाज था। इसी क्रम में एलोकेसी की शादी एक कुलीन ब्राह्मण परिवार के घर कर दी जाती है। लड़के का नाम था नोबिन चंद्र। नोबिन कोलकाता में मिलिट्री प्रेस में नौकरी क्या करता था। अब कलकत्ता जैसे बड़े शहर में एक लड़की को अकेले छोड़ना नोबिन को सही नहीं लगता था। ये सोचकर नोबिन ने एलोकेसी को उसके पिता के पास गांव भेज दिया, जो हुगली में पड़ता था। अब कभी कभी समय निकालकर नोबिन अपनी पत्नी से मिलने गांव चला जाया करता था। इस दौरान सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शादी के कुछ साल बीतने के बावजूद दोनों का कोई बच्चा नहीं हुआ। अब जाहिर सी बात है, उस जमाने में कहें या आज के ज़माने में भी कहें तो गांव में लोग या आसपास के लोग बच्चा ना होने पर सबसे ज़्यादा ताना पुरुषों को नहीं बल्कि महिला को देने लगते हैं, पूछने लगते हैं, कहने लगते हैं, ताने मारने लगते हैं, जो एलोकेसी के साथ भी हुआ था। एलोकेसी बहुत परेशान थी। तभी किसी ने एलोकेसी के पिता से कहा कि अपनी बेटी को ले जाकर तारकेश्वर मंदिर के महंत को दिखाएं, जिनका नाम था महंत माधवचंद्र गिरी। महंत ये दावा करते थे कि उनके इलाज से बांझ औरतें भी गर्भवती हो जाती हैं। तब जादू टोने का जमाना था, तंत्र मंत्र पर लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और हर छोटी मोटी बातों के लिए वो पंडित, महंत या फिर जादू फकीरों के पास जाया करते थे। तब समाज का ताना बाना ही कुछ ऐसा था। अब परिवार के कहने पर एलोकेसी ने महंत से इलाज करवाना शुरू किया और मंदिर जाने लगी। इसी दौरान एलोकेसी और महंत माधवचंद्र गिरी के बीच अवैध संबंध बनने लगे। हालांकि कुछ इतिहास के पन्ने टटोलने से ये अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनने को मिलती है, अलग अलग तरह की थ्योरी भी आती है। कुछ रिपोर्ट में ये बताया गया कि शुरुआत में एलोकेसी ने इस संबंध के लिए मना किया, लेकिन महंत के दबाव और दबदबे के डर से कभी उसने मुंह नहीं खोला और आपसी संबंध बनाने लगे। कुछ रिपोर्ट ये भी कहते हैं कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बनने लगे थे। कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहते हैं कि 15-16 साल की सुंदर एलोकेसी को देखकर महंत का चरित्र डोल गया था। उसने दबाव देकर उससे बलात्कार किया उसका और उसे संबंध बनाने को परेशान कर रहा था। हालांकि सबका निष्कर्ष यही है कि दोनों के बीच संबंध लगातार बनने लगे थे, क्योंकि वो लगातार ही मंदिर जाया करती थी। इसी दौरान एलोकेसी का पति नोबिन जब कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद उससे मिलने गांव आया तो कुछ लोगों ने नोबिन को ताना मारना शुरू कर दिया। उससे कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारी पत्नी के अवैध संबंध हैं, तुम्हारी पत्नी रोज रोज मंदिर जाया करती है, महंत से मिला करती है। इस बात को जब नोबिन ने एलोकेसी से पूछा तो एलोकेसी ने ना नुकुर करते हुए सारी कहानी को बताया। शुरुआत में उसने माफ़ी भी मांगी और उसने स्वीकार किया कि हाँ, यह सच है कि हाँ, मेरे और महंत के बीच संबंध बने हैं। इसी दौरान दोनों के बीच खूब बहसबाजी हो गई। गुस्से में आकर नोबिन ने 27 मई 1873 को एक बोटी, जो बांग्ला शब्द है, कुछ जगह पर इसे फांसुल या पिरदाई भी कहा जाता है, इसी बोटी से एलोकेसी का गला काट दिया। अब गला काटने के बाद नोबिन खुद को पुलिस के हवाले कराया और गुनाह कबूल कर फांसी देने की मांग करने लगा। यहाँ तक मामला पूरा शांत है और समझ में आता है, आईने की तरह साफ भी है कि नोबिन ने खून किया, गुनाह कबूलते हुए उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अब मामला हुगली सेशंस कोर्ट पहुंचा। नोबिन पर धारा 302 के तहत मुकदमा चलना तय था, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू कानून में एक पेच फंस जाता है। यह वही पेच था जो 1860 में धारा 497 के मुताबिक इस मामले में महंत के खिलाफ अडल्ट्री केस बनता था, जिसकी शुरुआत मैंने कहानी के बता दी है। अब चूंकि इस केस में तारकेश्वर के एक बड़े महंत का नाम सामने आया तो मामला हाईफाई हो गया। हाई प्रोफाइल मामला होते ही ये केस पूरे बंगाल में आग की तरह फैल गई। तभी नोबिन का केस लड़ने के लिए सामने आए उस जमाने के बंगाल के सबसे नामी ग्रामी वकील बोमेश
चंद्र बनर्जी, जो आगे जाकर कांग्रेस के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष भी बने। भूमेश चंद्र बनर्जी को जब इस केस के बारे में पता चला तो वे नोबिन का केस मुफ्त में लड़ने को तैयार हो गए। कोर्ट में तब यह दलील दी गई कि एलोकेसी और महंत के बीच के अवैध संबंधों को जानने के बाद भी नोबिन एलोकेसी यानी अपनी पत्नी को वहां से साथ ले जाने को तैयार हो गया था। तभी महंत के कथित गुंडों ने उन्हें गांव छोड़ने नहीं दिया। इसी गुस्से में आकर नोबिन ने एलोकेसी की हत्या कर दी, क्योंकि नोबिन ने सोचा कि एलोकेसी अगर मेरी नहीं हो सकती तो महंत की भी नहीं होने दूंगा। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उस जमाने में ज्यूरी कोर्ट हुआ करती थी, तो 5-6 जज लोगों का ज्यूरी हुआ करता था, जो यह तय करता था, एक पैनल बैठता था और यह तय करता था कि इस मामले की सुनवाई किस तरह होगी, और वो जज के रूप में काम करते थे, लेकिन वो जज नहीं थे। हालांकि आज़ादी के काफ़ी समय के बाद इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया, ज्यूरी सिस्टम को। अब इस केस की बारे में बात करते हैं। इसी केस की सुनवाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, लोगों की दिलचस्पी भी इस केस में बढ़ने लगी थी। वह कहते हैं कि अपने घर में क्या चल रहा है और लोग नहीं देखते हैं, यह सच्चाई है। आप गांव घरों में देखेंगे कि उनके घर में क्या चल रहा है वो नहीं देखेंगे, लेकिन पड़ोस में किसने किसको मारा, किससे किसके संबंध है, ये हर कोई जानना चाहता है। दरअसल भारतीय समाज या हमारा समाज हमें ऐसे ताने बानों में बुना हुआ है कि जहाँ हर कोई दूसरों के घरों में झांकना ज़्यादा पसंद करता है। इस कहानी में इस केस का भी कुछ ऐसा ही है। इस केस में लोगों की हमदर्दी नोबिन के प्रति दिन प्रतिदिन अब बढ़ने लगी थी। वहीं हर दिन अखबारों में खबर भी छपने लगे थे, खूब चर्चाएं हो रही थी। इसलिए अब हर दिन हजारों की संख्या में लोग भी इस केस में दिलचस्पी दिखाते हुए पहुंचने लगे थे। वहीं इस मामले में जो ज्यूरी थी वे सब भारतीय थे। उन्होंने पूरे केस की सुनवाई की और निष्कर्ष निकाला कि नोबिन बेगुनाह है। सोचिए, किसी की हत्या कर दी जाती है, लेकिन ज्यूरी ये कहती है कि वो बेगुनाह है। उसने गुस्से में आकर ये कदम उठाया। वो खुद तो पीड़ित है क्योंकि उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया। ऐसी स्थिति में कोई भी आदमी ऐसा ही करेगा। बता दें कि ये वो दौर था जब औरतों को उतना तवज्जो नहीं मिलता था और औरतों को जान से ज़्यादा तथाकथित इज्जत को एक आडंबर के रूप में दिखाया जाता था। ये उस जमाने में ऐसा ही था। बता दें कि ये वो दौर था जब औरत को उतना तवज्जो नहीं मिलता था। औरत की जान से ज़्यादा उसकी तथाकथित इज्जत को एक आडंबर के रूप में दिखाया जाता था। औरत की इज्जत चली गई, मतलब औरत नहीं रही। इसलिए नोबिन को ज्यूरी ने पीड़ित बताया, लेकिन कोर्ट के जज ने ज्यूरी के फैसलों को अस्वीकार कर दिया। मामला यहाँ फंस जाता है और मामला हाई कोर्ट में चला जाता है। सेशंस कोर्ट से हाई कोर्ट में चला गया ये मामला। कोर्ट के इस फैसले के बाद जनता नाराज हो गई, क्योंकि लोगों के मुताबिक भी पीड़ित नोबिन था। जिसकी पत्नी का दूसरे से संबंध था और जिसको मार दिया गया वो पीड़ित नहीं था। इसी केस में दूसरी तरफ इस मामले में अडल्ट्री का एक और केस सेशन कोर्ट में चल रहा था। इस कोर्ट की कार्रवाई के बाद महंत को अडल्ट्री का दोषी पाया गया और उसे 3 साल कैद की सजा सुनाई गई, साथ में 2000 रुपये जुर्माना लगाया गया। जबकि यही केस जब सेशंस कोर्ट से हाई कोर्ट में गया था तो उधर हाई कोर्ट ने नोबिन को पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अब इस केस का फैसला आने के बाद लोग बंगाल के भड़क गए। भद्र लोग कहे जाने वाला बंगाल पूरा भड़क गया, आग बबूला हो गया। जिसने उसकी पत्नी के साथ गलत किया उसे 3 साल, जो कथित रूप से पीड़ित है उसे आजीवन कारावास, ये उन लोगों का कहना था उस जमाने में। इस केस की चर्चा पूरे बंगाल में फैल चुकी थी। बंगाल नहीं कह सकते, पूरे देश में फैल चुकी थी। जैसे कि पहले बताया कि अडल्ट्री का कानून अंग्रेजों का बनाया था, इसलिए उसका महत्व कम देते थे लोग। लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा था कि कैसे एक अडल्ट्री कानून है जिसने ये कांड किया और उसने करवाया, वो सिर्फ 3 साल की सजा पा रहा है। तब पूरे बंगाल में नोबिन को छुड़वाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया।
लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों ने हस्ताक्षर कर नोबिन की रिहाई की मांग की। तब ब्रिटिश सरकार की हालत ऐसी थी कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। सरकार को यह डर लगने लगा कि कहीं 1857 की क्रांति की तरह ये छोटा सा केस भी कोई क्रांति का बड़ा रूप ना ले ले। आनन फानन में ब्रिटिश सरकार मामला बिगड़ता देख 3 साल जेल काटने के बाद नोबिन को रिहा करने पर मजबूर हो गया। हाईकोर्ट की सजा थी आजीवन कारावास, लेकिन आनन फानन में कोर्ट ने 3 साल में ही माफ किया। ब्रिटिश सरकार ने। दूसरी तरफ महंत माधव चंद्र गिरी भी 3 साल की सजा काट चुके थे और वो भी बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद तारकेश्वर मंदिर के महंत बना दिए गए। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कहानी में सजा मिली दोनों को, लेकिन महिला की मौत हो गई। एक्चुअली मैं आपसे ये यहाँ कहना चाहता हूँ कि इस कहानी में कौन सही और कौन गलत, इसका फैसला आप खुद तय करें। मेरे पास एक कहानी थी जो मैंने आपको बताया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। आपको अगर किसी और घटना या हादसे से जुड़ी कोई क्राइम कथा सुनने का मन है या कोई कहानी जानने का मन है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसमें पूरी रिसर्च स्टोरी निकालेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। आप सनमार्ग देखते रहें, यूट्यूब और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्मों को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की और भी कहानियाँ, न्यूज़, खबरें आप तक हम पहुंचाते रहें। धन्यवाद।